सभी को नमस्कार। आज सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन के पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, अधिशोषण, समतापी। देखिएगा, अधिशोषण समतापी क्या है। सबसे पहले इसके इस नाम की अगर व्याख्या करें, समतापी। समतापी का मतलब तापमान स्थिर रहेगा, मतलब तापमान में परिवर्तन 0 होगा। ये कंडीशन ध्यान में रखें, ठीक है। अब इस स्थिति पर, स्थिर तापमान पर अपन क्या अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा कुछ अपन पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई अधिशोषक है, उसको आपने लिया 10 ग्राम और इसके पृष्ठ पर x ग्राम अधिशोष्य का अधिशोषण हो जाता है। तो ये x ग्राम क्या है? ये है अधिशोष्य, और ये इधर अधिशोषक। ठीक है, 10 ग्राम लिया और उसकी सतह पे x ग्राम अधिशोष्य का अधिशोषण हुआ, तो 1 ग्राम की सतह पर कितना होगा? x बटा 10। अगर ये मान लो 50 ग्राम लेते और उसकी सतह पर x ग्राम अधिशोषित होता, तो 1 ग्राम की सतह पर कितना होता? x बटा 50। तो यहां जो ये अनुपात प्राप्त होता है, इस अनुपात को कहते हैं अधिशोषण की मात्रा। मतलब प्रति इकाई या प्रति 1 ग्राम अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित अधिशोष्य की मात्रा को अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। तो अधिशोषण की मात्रा में ऊपर तो क्या आता है? अधिशोष्य के ग्रामों की मात्रा, और नीचे क्या आ रहा है? अधिशोषक के ग्रामों की मात्रा। अब यहां पर जैसे अपने 10 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, उसकी जगह अगर मैं यूं ले लूं, m ग्राम अधिशोषक की सतह पर x ग्राम अधिशोष्य अधिशोषित होता है, तो 1 ग्राम की सतह पर कितना हो जाएगा? x बटा m। तो x बटा m है, वो क्या हो गया? अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा। और इस अधिशोषण की मात्रा में x क्या है? x है अधिशोष्य की मात्रा, और m क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान। किसमें? ग्राम में। समझ गए आप अधिशोषण की मात्रा क्या होती है? ठीक है। अब देखिएगा, स्थिर तापमान पर अधिशोषण की मात्रा पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को एक आरेख की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर एक आरेख बनाता हूं। इस आरेख में x बटा m अधिशोषण की मात्रा इधर ले ली मैंने, और इधर ले लिया दाब। दाब क्यों? क्योंकि अपन अधिशोषण देख रहे हैं, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण। ये ध्यान रखिएगा, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस प्रकार का यह आरेख प्राप्त होता है। चूंकि यह आरेख स्थिर तापमान पर है, इसलिए इस आरेख को क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी। बहुत बारी आरेख बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि गैसों का ठोस की सतह पर अधिशोषण के लिए अधिशोषण समतापी आरेख बनाइए। इस प्रकार का यह आरेख प्राप्त होता है। अब इस अधिशोषण समतापी आरेख को फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे फ्रेंडलिक
अधिशोषण समतापी भी कहते हैं। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आरेख में अपन क्या देख रहे हैं कि जब दाब का मान कम है, मतलब यहां पर, उस स्थिति में अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती है ना, बिल्कुल समानुपाती है। तो अगर मैं पहली शर्त लगाऊं कि निम्न दाब पर x/m समानुपाती P, और इसको लिख सकता हूं मैं x/m बराबर Kp। यहां P का घातांक 1 है, मतलब अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती है। इसको मैं आरेख में यहां पर लिख दूं, x/m समानुपाती P लिख सकते हैं। दाब के बहुत उच्च मानों पर, जैसे यहां पर दाब बहुत ज्यादा हो जाता है, इस मान पर x/m तो स्थिर हो गया, बिल्कुल क्षैतिज रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह दाब पर निर्भर नहीं कर रहा है। दाब पर निर्भर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि शुरू में जब आपने गैस का दाब बढ़ाया तो ठोस की सतह पर गैस के कणों का अधिशोषण चालू हो गया। अधिशोषित होते 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 वो सतह भर जाती है, और उसके बाद अधिशोषित होने के लिए जगह ही नहीं बची, तो दाब चाहे कितना भी बढ़ा लो आप, अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ती है, उसका मान स्थिर हो जाता है। तो उच्च दाबों पर क्या हो जाता है? x/m समानुपाती P का घातांक 0, या x/m बराबर Kp0 और x/m बराबर K लिख सकते हैं, क्योंकि P का घातांक 0 हो गया तो P का मान हो गया 1। तो यहाँ x/m है वो एक स्थिरांक राशि हो जाता है। इस K का मान जो यहाँ स्थिरांक आया है, इस K का मान कई चीजों पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इसको कई कारक प्रभावित करते हैं। तो ये निम्न दाब की कंडीशन हो गई, ये उच्च दाबों पर ये हो गया। तो उच्च दाबों पर लिख सकते हैं यहाँ पे x/m समानुपाती P का घात 0 लिख सकते हैं। अब उच्च और निम्न दाब के बीच की स्थिति भी होती है। तो मध्य दाब पर अगर अपन ये देखें, मध्य दाब पर x/m समानुपाती P का घात 1/n, और इसको मैं लिख दूं x/m बराबर Kp का घात 1/n, मतलब ये यहां की स्थिति। x/m समानुपाती P का घात 1/n। ये जो 1/n आया है P के घात के रूप में, ये 0 से तो ज्यादा है और 1 से इसका मान कम होता है। 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, मतलब ये उच्च और निम्न दाबों के बीच की कोई स्थिति प्राप्त होती है। तो इस तरह से इस आरेख की सहायता से आप स्थिर तापमान पर, कंडीशन कैसी है? स्थिर तापमान पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य संबंध देख सकते हैं। इसे अधिशोषण समतापी कहते हैं, इस वक्र को अधिशोषण समतापी, और इसे फ्रेंडली अधिशोषण समतापी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये जो समीकरण है आपके पास, ये वाला, इसमें अपन ने बोला कि 1/n का मान 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। अब इसके मान की गणना कैसे होती है? तो ये इस समीकरण का अगर मैं log ले लूं तो log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p, या मैं यूं भी लिख दूं log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। यहां पर log का आधार e है
और log का आधार e है, उसको 10 के आधार में बदलेंगे तो 2.303 यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी 2.303 आएगा। इन दोनों राशियों का 2.303 मान कॉमन आ जाता है और वो इस 2.303 के साथ में कट जाएगा, तो ये log 10 के आधार वाला समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण में अगर अपने एक आरेख देखें, इधर log x बटा m और इधर मैं ले लूं log p, तो ये आरेख कैसा प्राप्त होगा? तो समीकरण को देख के आप बता सकते हैं। इधर की राशि को अपन सीधी रेखा वाले समीकरण में क्या लिखते हैं? y। अपन ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था केमिकल काइनेटिक्स में, आरेखीय प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसमें अपन ने सीधी रेखा वाले जो आरेख हैं उनके विभिन्न समीकरणों की सहायता से आरेख खींचने सीखे थे। तो वो वीडियो अगर आपको ये आरेख बनाने नहीं आते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक वीडियो है, वो आप देखिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए। सीधी रेखा वाला आरेख, इधर वाली राशि y है तो ये राशि y हो गई, इधर वाली राशि x है तो देखिए ये x हो गया, log p क्या x हो गया। x के साथ जो चीज गुणा में है वो हो गया m और जो चीज जुड़ी हुई है वो हो गई c, तो ये आरेख हो गया y बराबर mx प्लस c के जैसा। तो आरेख देखिए कैसा प्राप्त होगा, m जो कि धनात्मक ढाल है, c अंतःखंड है, तो ये आरेख इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये जो अंतःखंड है ये तो हो गया log k के बराबर और इसका जो ढाल है वो हो गया 1/n के बराबर। तो log x बटा m और log p के मध्य अगर आप आरेख खींचते हैं तो वो y बराबर mx प्लस c के जैसा आरेख प्राप्त होता है, जिसके ढाल से 1/n के मान की गणना कर सकते हैं। तो इससे 1/n का मान प्राप्त हो जाता है। तो ये देखिए अधिशोषण समतापी है, उस अधिशोषण के लिए जिसमें ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण हो रहा है। अब अगर अपन यूं देखें कि ठोस की सतह पर विलयन में किसी कणों का अधिशोषण, तो उस पर भी अपन अधिशोषण समतापी इस प्रकार से ही फ्रॉन्टलिंग अधिशोषण समतापी का नियम लागू कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे। विलयन अगर तनु है तो उसमें भी विलय के कण हैं वो दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं, तो उनकी प्रकृति भी गैसों के समान हो जाती है। और विलयन में जो विलय की मात्रा है उसको अपन कैसे लेंगे? सांद्रता के रूप में लेते हैं। जैसे अपन गैसों के लिए मात्रा यहाँ पर दाब के रूप में ली है, वैसे वहां पर सांद्रता के रूप में उसकी विलय की मात्रा लेते हैं। तो विलयनों के लिए देखिएगा, विलयनों के लिए या विलयनों में कुछ भी लिख सकते हैं अपन। विलयनों के लिए जो अधिशोषण की मात्रा है वो सांद्रता के 1/n घातांक के समानुपाती होती है, जब सांद्रता का मान मध्यवर्ती होता है। और x बटा m बराबर kc का घात 1/n, मतलब जहां गैस के लिए दाब है वहां विलयन के लिए c का मान प्राप्त होता है या सांद्रता को अपन लेते हैं। अब जो जैसे एक विलयन बनाया हुआ है, उस विलयन में विलय भी है, विलायक भी है, अशुद्धियां भी हो सकती हैं। उसमें अगर आपने किसी ठोस को डाला तो ठोस है वो विलयन के सभी कणों का अधिशोषण करे ये आवश्यक नहीं है। वो चयनात्मक रूप से, सेलेक्टिव रूप से किसी एक प्रकार के कणों का अधिशोषण कर सकता है, बाकी दूसरे का नहीं करेगा। जैसे एक उदाहरण लें, चीनी का जब शोधन किया जाता है, चीनी जो अपन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, बिल्कुल सफेद क्रिस्टलीय होती है। वो सफेद कैसे हुई? उसमें जांतो चारकोल डाल दिया जाता है। तो चीनी में जो रंगीन पदार्थ अशुद्धि के रूप में उपस्थित हैं, वो जांतो चारकोल उस रंगीन पदार्थ को तो अधिशोषित कर लेता है और चीनी के कणों को अधिशोषित नहीं करेगा। तो सारे के सारे रंगीन पदार्थ चारकोल की सतह पे अधिशोषित हो जाएंगे और चारकोल को वापस बाहर निकाल लिया जाता है। तो चीनी में से रंगीन पदार्थ तो निकल गए और चीनी बिल्कुल सफेद हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेलेक्टिव अधिशोषण यहाँ पे होता है।
तो विलयनों के लिए अधिशोषण समतापी का जो समीकरण है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, x/m बराबर kc का घात 1/n। वही x अधिशोष्य की मात्रा, m अधिशोषक का द्रव्यमान, c है वो सांद्रता है विलयन की, और जो k है ये एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक का जो मान है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे विलय की प्रकृति, विलयन में जो विलय है, विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, जिस ठोस की सतह पर अधिशोषण हो रहा है उस ठोस की प्रकृति पर, ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, तापमान के मान पर इस k का मान निर्भर करता है। तो ये हो गया अधिशोषण समतापी विलयनों के लिए, ये हो गया अधिशोषण समतापी गैसों के लिए। फ्रेंडलिक ने इसको बताया था। तो अधिशोषण समतापी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से देखिए। अपने पिछले वीडियोज में एक अधिशोषण समतापी भी देखा था, समतापी का मतलब स्थिर दाब पर, वहां पर अपने x/m और t के मध्य आरेख देखा था, अधिशोषण की मात्रा और तापमान के मध्य आरेख देखा था। तो हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरे वीडियोस जरूर से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।